दोस्तों नमस्कार। मैं हूं डॉक्टर एस के पांडे। आज हम बात करेंगे संस्थात्मक शासन व्यवस्था के एक महत्वपूर्ण विषय प्रधानमंत्री पर। ये जानेंगे कि प्रधानमंत्री के पद का जन्म कैसे हुआ, एक संस्थात्मक शासन व्यवस्था में प्रधानमंत्री की क्या भूमिका होती है, और साथ ही साथ हम भारत का जो राजनीतिक इतिहास है आज़ादी के बाद का, उससे ये समझने का प्रयास करेंगे कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति की राजनीति क्या होती, कैसे अलग अलग परिस्थितियों में देश में प्रधानमंत्री पदों पर नियुक्ति हुई अलग अलग व्यक्तियों की पिछले कई दशकों में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि प्रधानमंत्री का जन्म कैसे हुआ। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है जानने कि प्रधानमंत्री का जन्म कोई आकस्मिक घटना नहीं है, कोई ऐसा घटनाक्रम नहीं है जो किसी विधिक प्रक्रिया का परिणाम हो। कहने का मतलब ये है कि किसी कानून के द्वारा ऐसा नहीं हुआ कि प्रधानमंत्री के पद का सृजन किया गया और प्रधानमंत्री का पद अस्तित्व में आ गया। आप अगर ब्रिटेन के संविधान को पढ़ते हैं, आपने पढ़ा है, तो स्वाभाविक सी बात है, आप इस बात को जानते होंगे कि ब्रिटेन की जो राजनीतिक व्यवस्था है उसका एक बहुत बड़ा पक्ष जो है, एक बहुत बड़ा भाग है, वो लगातार जारी जो विकास की प्रक्रिया है, जो राजनीतिक विकास की प्रक्रिया है, उसका परिणाम है। तो वी कैन से दैट द करंट पॉलिटिकल सिस्टम ऑफ ब्रिटेन इज एन आउटकम ऑफ डेवलपमेंट, पॉलिटिकल डेवलपमेंट। और ये कोई प्रधानमंत्री का पद भी कोई अपवाद नहीं है, इसका जन्म भी किसी कानून के द्वारा नहीं हुआ। इसी कारण से जो प्रधानमंत्री का पद है उसको ये माना जाता है, क्योंकि इसका कोई कानूनी आधार नहीं है, तो ये बहुत ही पद अनौपचारिक है। क्योंकि प्रधानमंत्री पद की स्थापना किसी संसदीय कानून के द्वारा नहीं हुई है, बल्कि एक स्वतः ही विकसित हुआ पद है। यानी कि परिस्थितियों ने कुछ इस प्रकार से करवट ली कि प्रधानमंत्री के पद का जन्म हुआ। तो इस रोचक तथ्य को हम जानने का प्रयास करते हैं कि ब्रिटेन में एक ज़माने में जो वहाँ के सम्राट थे, जो वहाँ के राजा थे, जॉर्ज प्रथम, उन्होंने कैबिनेट की जो मीटिंग होती थी उसमें शामिल होना बंद कर दिया और उसकी अध्यक्षता करनी बंद कर दी। तो कैबिनेट को ये लगा कि ज़रूर उन्हें कोई ना कोई इसकी तरकीब निकालनी चाहिए, कोई ना कोई युक्ति निकालनी चाहिए जिससे किसी न किसी को अध्यक्ष बनाकर कैबिनेट की मीटिंग जो है, कैबिनेट की जो बैठकें हैं, उनका संचालन किया जाए। तो ऐसे में कैबिनेट ने ही यह विचार किया कि क्यों ना उनके ही किसी वरिष्ठतम सदस्य, महत्वपूर्ण सदस्य को अध्यक्ष बना लिया जाए कैबिनेट का, और इस प्रकार से कैबिनेट की जो प्रक्रिया है वो बगैर किसी रुकावट के चलती रहे, निर्बाध रूप से चलती रहे, और ऐसा हुआ भी। तो 1721 में इस तरह से जो नियुक्त हुए थे रॉबर्ट वॉलपोल, इस तरह की जो अध्यक्षता करी थी कैबिनेट की, वो रॉबर्ट वॉलपोल थे, और वही ब्रिटेन के पहले प्रधानमंत्री माने जाते हैं। तो ये बात स्पष्ट हो जानी चाहिए अब तक कि प्रधानमंत्री पद का जन्म कोई आकस्मिक घटना नहीं है, बल्कि सतत विकास का परिणाम है। दूसरा ये कि प्रधानमंत्री पद का जन्म परिस्थिति जन्य था। ब्रिटेन में दुनिया के पहले प्रधानमंत्री का जन्म हुआ, और प्रधानमंत्री के एक संस्था के तौर पर ब्रिटेन में न सिर्फ जन्म हुआ बल्कि वहाँ विकास हुआ, और धीरे धीरे करके प्रधानमंत्री के पद को लोकप्रियता हासिल होती चली गई। और एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि प्रधानमंत्री का जो पद है वह निश्चित रूप से औपचारिक पद बिल्कुल नहीं है, अनौपचारिक है, क्योंकि इसका कोई कानूनी आधार नहीं है। भले ही प्रधानमंत्री के पद का कोई कानूनी आधार न रहा हो, कोई विधिक आधार न रहा हो, लेकिन जैसे जैसे समय आगे बढ़ा, लोकतांत्रिक संस्थाओं का विकास हुआ, प्रधानमंत्री का पद इतना महत्वपूर्ण हो गया कि संसदीय शासन व्यवस्था को प्रधानमंत्रीय व्यवस्था कहा जाने लगा। अगर हम भारत की बात करें, ब्रिटेन से परे हटकर, तो हमें पता चलता है कि पिछले अनेक जो दहाइयों का जो इतिहास है, अनेक दशकों का जो इतिहास है, उसमें हमें प्रधानमंत्री का जो चेहरा है, प्रधानमंत्री का जो पद है, वो अत्यधिक महत्वपूर्ण प्रतीत होता है। चाहे पंडित जवाहरलाल नेहरू का प्रधानमंत्री बनना हो या प्रधानमंत्री आज के श्री नरेंद्र मोदी हों। तो आप देख सकते हैं कि
कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में प्रधानमंत्री का पद इस देश की राजनीति में, इस देश की राज व्यवस्था में एक महत्वपूर्ण भूमिका में रहा है। हम इसी को और अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे। तो मित्रों, बात करते हैं कि अगर आज के दौर की बात की जाए तो अभी हाल ही में 22 जनवरी को पिछले महीने अयोध्या में श्री रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हुई थी और आपने देखा, देश ने देखा, दुनिया ने देखा कि किस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पूरी दुनिया को नजर आए इस महत्वपूर्ण कार्य को संपादित करते हुए, इस महत्वपूर्ण कार्य की भूमिका में। तो एक धार्मिक आयोजन था, उस धार्मिक आयोजन के केंद्र में प्रधानमंत्री थे देश के। अगर हम कूटनीति की बात करें तो आप जानते हैं कि किस तरीके से पंडित जवाहरलाल नेहरू को वास्तुकार माना जाता है आधुनिक भारत की विदेश नीति का, और किस तरह से उन्होंने गुटनिरपेक्षता का सिद्धांत जो है स्थापित करने में उनकी कितनी बड़ी भूमिका रही थी, और लोकप्रिय बनाने में सिद्धांत को, तो चाहे पंचशील का विषय रहा हो या गुटनिरपेक्षता की विदेश नीति रही हो, पंडित जवाहरलाल नेहरू की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण थी। तो प्रधानमंत्री धार्मिक आयोजन में शामिल हैं, प्रधानमंत्री देश की कूटनीति के निर्धारण करने में महत्वपूर्ण भूमिका में हैं। अगर हम आज के दौर की बात करें कूटनीति के विषय में, तो आप देखते हैं कि जिस तरह से यूक्रेन और रूस में टकराव बना हुआ है, पिछले 1 साल से भी ज़्यादा समय बीत गया है और ये टकराव बदस्तूर जारी है। ऐसे में दोनों पक्ष लगातार प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के संपर्क में रहे हैं, उन्होंने बातचीत की है, चाहे वो यूक्रेन हो या व्लादिमीर पुतिन हो, रूस के राष्ट्रपति। उन्होंने अलग अलग तरीके से बात रखी है और प्रयास किया है कि भारत जो है उनके पक्ष से प्रभावित हो और भारत महत्वपूर्ण भूमिका निभाए। तो कहीं न कहीं से आपको देखने को मिलेगा कि देश के प्रधानमंत्री की कितनी बड़ी भूमिका है कूटनीति में। अगर हम बाज़ार की बात करें, आज का दौर मार्केट इकोनॉमी का दौर है, तो बाज़ार में, अर्थव्यवस्था में भी प्रधानमंत्री की बड़ी भूमिका है, होती रही है, होती आई है। अगर हम पंडित जवाहरलाल नेहरू की बात करें तो देश में जो मिश्रित अर्थव्यवस्था का जो मॉडल आया, जिसमें समाजवादी और पूंजीवादी तत्वों का सम्मिश्रण करके एक मॉडल तैयार किया गया गांधीयन आइडियल्स के बेस पर, उसमें कहीं ना कहीं से निश्चित रूप से प्रधानमंत्री नेहरू का योगदान था। अगर हम आधुनिक संदर्भ में इस विषय पे बात करें तो 1991 में जब नई दुनिया के देहरी पर भारत खड़ा हुआ था, तो उस समय भारत के जो प्रधानमंत्री थे पामुलपति वेंकट नरसिम्हा राव, श्री पीवी नरसिम्हा राव, तो आपको पता होगा कि उनके निर्णय ने देश की अर्थव्यवस्था को एक नई दिशा दी थी। और देखा जाए तो 1991 को एक नए आर्थिक युग की शुरुआत कहा जा सकता है। तो जो एलपीजी की जो पॉलिसी थी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, उसमें बहुत बड़ा रोल था, बहुत बड़ी भूमिका थी प्रधानमंत्री श्री पीवी नरसिम्हा राव की उस समय के। और तो देश की चाहे वो धार्मिक अनुष्ठान रहे हों, धार्मिक परंपराएं रही हों, देश का प्रमुख धर्म रहा हो, या देश की संस्कृति रही हो, या कूटनीति का विषय हो, या अर्थव्यवस्था का मसला हो, प्रधानमंत्री महत्वपूर्ण भूमिका में रहे हैं। तो ये अब तक स्पष्ट हो गया होगा कि भारत में ही नहीं बल्कि हर संसदीय व्यवस्था में प्रधानमंत्री महत्वपूर्ण होते रहे हैं और आज भी हैं और कल भी होंगे। और अगर एक और उदाहरण मैं दूंगा, 1972 की बात है, जब स्वीडन के स्टॉकहोम में एक पर्यावरण सम्मेलन आयोजित किया गया था और दुनिया के विकसित और विकासशील देशों के जो राष्ट्राध्यक्ष थे, जो नेता थे अपने अपने देशों के, वो वहाँ मौजूद थे। ऐसे समय में श्रीमती इंदिरा गांधी ने जिस मजबूती से विकासशील देशों का पक्ष रखा, वो निश्चित रूप से भारत की छवि को मजबूत करने के लिए तो था ही था, उसने बहुत बड़ी भूमिका निभाई। बल्कि उस दौर में इतनी मजबूती से विकासशील देशों की समस्या को दुनिया के सामने रखने में जो भारत ने भूमिका निभाई, उसकी आज तक तारीफ होती है। और देखा जाए
तो एक ऐसे समय जब शीत युद्ध में के दौर में दुनिया एक विभीषिका से पीड़ित थी, दुनिया को शांति और सहयोग का रास्ता दिखाने वाले तत्कालीन भारतीय प्रधानमंत्री पंडित नेहरू थे। और आगे अगर हम बात करें तो जय जवान और जय किसान का नारा देने वाले श्री लाल बहादुर शास्त्री जी हों, या जय जवान जय किसान में जय विज्ञान जोड़ने वाले श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी हों, देश के प्रधानमंत्री देश के अलंकार रहे हैं। चाहे वो विदेश नीति का विषय रहा हो या देश की आंतरिक राजनीति, प्रधानमंत्री मुख्य वास्तुकार रहे हैं। प्रधानमंत्री इस देश के आकर्षण का केंद्र हमेशा से रहे हैं। तो दोस्तों, आज हम विस्तार से प्रधानमंत्री के विषय में चर्चा करेंगे। आइए शुरुआत करते हैं विभिन्न विद्वानों के कुछ कथनों से। इससे प्रधानमंत्री पद की गरिमा और महत्व का सैद्धांतिक आधार और सुदृढ़ होगा। रैमजे म्योर कहते हैं कि वो उन्हीं के शब्दों में, प्रधानमंत्री राज्य रूपी जलयान का कैप्टन है जिसके हाथों में शिप का स्टीयरिंग है। बिल्कुल सही बात है रैमजे म्योर की। आप देखते हैं कि कितने महत्वपूर्ण निर्णय प्रधानमंत्री लेते आए हैं, और ख़ासतौर पे 2014 के बाद श्री नरेंद्र मोदी जी ने जितने बढ़िया तरीके से निर्णय लिए हैं और महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं। अगर हम आर्थिक पक्ष की बात करें तो चाहे वो डीमोनेटाइजेशन का विषय रहा हो या सर्जिकल स्ट्राइक वाला मसला रहा हो, बड़े बड़े निर्णय प्रधानमंत्री ने लिए हैं। तो निश्चित रूप से अगर राज्य एक शिप है तो उसकी स्टीयरिंग प्रधानमंत्री के हाथ में है, और भारत इसमें अपवाद नहीं है। मुनरो भी उसे राज्य रूपी जहाज का कैप्टन मानते हैं। प्रधानमंत्री की अगर हम बात करें तो निश्चित रूप से कैप्टन हैं देश के, और देश की अगुवाई करते हैं राष्ट्रीय मंचों में, अंतर्राष्ट्रीय मंचों में। संयुक्त राष्ट्र संघ के मंच से जब भारत के प्रधानमंत्री भाषण देते हैं तो यही लगता है जैसे भारत की जो शक्ति है, भारत का जो विशाल जन समुदाय है, वो उसकी आवाज़ बन गए हैं। हेराल्ड लास्की की बात अगर करें तो वो कहते हैं कि प्रधानमंत्री ऐसी धुरी है जिसके ओर सरकारी तंत्र घूमता रहता है। बिल्कुल सही कहा है हेराल्ड लास्की ने। अगर हम देखें तो प्रधानमंत्री केंद्र में रहते हैं, और जो भी बड़े निर्णय हैं, जो भी प्रशासनिक निर्णय हैं विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े हुए, वे प्रधानमंत्री के द्वारा ही लिए जाते हैं। एक प्रसिद्ध विशेषज्ञ हैं आइवर जेनिंग्स, वो मानते हैं कि प्रधानमंत्री एक ऐसे सूर्य की तरह हैं जिसके चारों ओर अनेक ग्रह परिक्रमा करते हैं। वह संविधान के ऐसे सूत्रधार होते हैं जिसकी ओर संविधान के सभी मार्ग जाते हैं। तो पंडित नेहरू से लेके श्री मोदी तक आप देख सकते हैं कि बिल्कुल सही बातें ये स्पष्ट तौर पे बैठ रही हैं, ये जो विद्वान कहते आए हैं। आखिर में हर्बर्ट मॉरिसन की बात माने तो प्रधानमंत्री का पद इस दौर में ऐसा है कि जिसका जितना गुणगान किया जाए तो कम है। तो अभी हमने जितनी भी बातें की वो कम है, और जितना भी आप प्रधानमंत्री के बारे में पढ़ेंगे आपको अच्छा लगेगा, आपको लगेगा कि हाँ, वाकई में प्रधानमंत्री ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। एक छोटा सा उदाहरण मैं दूंगा श्रीमती इंदिरा गांधी का, कि बैंकों के राष्ट्रीयकरण का सवाल हो या फिर बांग्लादेश मुक्ति संग्राम, कितने बड़े बड़े निर्णय थे जो श्रीमती गांधी ने लिए, और इन निर्णयों का प्रभाव देश में आज तक है। और अगर हम प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की बात करें तो निश्चित रूप से इनके प्रधानमंत्रित्व काल में एक अंतर्राष्ट्रीय जो छवि है भारत की उभरी है, एक मजबूत देश की, और ये निश्चित रूप से प्रशंसनीय है। और हम सभी जानते हैं कि भारत ने सक्रिय विदेश नीति के द्वारा, सक्रिय राजनयिक के द्वारा विदेशों में, दुनिया में भारत की मजबूत छवि गढ़ी है। हमने अनेक मुद्दों पर देखा कि भारत की जो दृढ़ता है, भारत की जो स्पष्टता है अपनी विदेश नीति को लेकर, वो निश्चित रूप से इसका श्रेय वर्तमान प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी को जाता है। तो हर दौर में ऐसा देखा गया है। आप अगर देखें कि 1991 एक ऐसा दौर था जब शीत युद्ध समाप्त हुआ था, अमेरिका के नेतृत्व में एक तरह से विश्व आ गया था और पूरी दुनिया में एक महाशक्ति का दबदबा था। ऐसे में महत्वपूर्ण आर्थिक निर्णय लेना, राजनयिक निर्णय लेना, ये बहुत बड़ी घटना थी, ऐतिहासिक घटना थी। और उस समय के प्रधानमंत्री श्री पीवी नरसिम्हा राव ने एक मजबूत निर्णय लेकर एक देश को आगे बढ़ने की ओर प्रेरित किया, और निश्चित रूप से उसी रास्ते पर हम आगे बढ़ते हुए चले आए हैं। तो अगर संस्थात्मक शासन व्यवस्था की बात करें तो प्रधानमंत्री इसमें अद्वितीय स्थान रखते ही हैं।
एक और उनका प्रभाव संसद में होता है तो दूसरी ओर वो कार्यपालिका का केंद्र होते हैं। संसदात्मक शासन व्यवस्था में प्रधानमंत्री इतने महत्वपूर्ण होते हैं कि अक्सर इस व्यवस्था को प्रधानमंत्री शासन व्यवस्था भी कहा जाता है। अमूमन इस बात से परहेज किया जाता है कि हम संसदात्मक शासन व्यवस्था को प्रधानमंत्री व्यवस्था न कहें, नहीं तो फिर संसदात्मक शासन व्यवस्था और अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था का भेद समाप्त हो जाएगा। अमूमन अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था यानी कि प्रेसिडेंशियल सिस्टम जहां होता है, अगर हम अमेरिका का ही उदाहरण लें तो वहाँ राष्ट्रपति केंद्र में होते हैं और बहुत ही शक्तिशाली भूमिका में होते हैं देश और विदेश में अमेरिका के राष्ट्रपति। लेकिन संसदीय शासन व्यवस्था जो है वो ख़ासतौर पे आलोचकों की अगर माने तो आलोचक ज़रूर प्रधानमंत्री इसको प्रधानमंत्री व्यवस्था कहते रहे हैं, क्योंकि जैसे जैसे समय आगे बढ़ा है 1721 के आगे ब्रिटेन में प्रधानमंत्री के जन्म होने के पश्चात प्रधानमंत्री की शक्तियों में वृद्धि होती गई है। जैसे जैसे लोकतांत्रिक जो विकास की प्रक्रिया है वो आगे बढ़ी है, प्रधानमंत्री की शक्तियों में विस्तार होता गया है। और एक और महत्वपूर्ण बात है कि अगर हम भारत का उदाहरण लें तो जो भी प्रधानमंत्री पद तक पहुँचे हैं और वो बहुत ही लोकप्रिय नेता रहे हैं देश के, और न सिर्फ देश में बल्कि विदेशों में उनको महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त रहा है। अगर हम श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की बात करें यहाँ पर, तो अटल जी के बारे में कहा जाता है कि हम सब ने उनको सुना है। बचपन में मैं भी उनको सुनता था और उनके भाषण जो हैं वो भले ही राजनीति उस दौर में स्कूल के दौर था तो समझ में नहीं आती थी, लेकिन भाषण इतने अच्छे होते थे अटल जी के कि वो जब बोलते थे तो सुनना अच्छा लगता था। भले ही उस समय न तो राजनीति का ज्ञान था, न ही राजनीति विज्ञान का। और कहा जाता है कि भले ही राजनीतिक दिशाएं अलग हों, राजनीतिक निष्ठाएं अलग हों भारत में लोगों की, लेकिन सभी लोग एक मत में इस बात को कहते आए हैं कि अटल जी जैसा वक्ता बहुत मुश्किल से हमें मिलता है। तो निश्चित रूप से वो इस देश के महान रत्न थे। और चाहे वो लाहौर बस यात्रा में लाहौर में दिया गया उनका शांति के लिए भाषण हो, तो लग रहा था कि उसमें हमें गांधी जी का शांति का संदेश दिखाई दे रहा था, महात्मा बुद्ध का शांति का संदेश दिखाई दे रहा था। और आज अगर मोदी जी कहते हैं कि यह समय युद्ध का नहीं है बल्कि यह समय सहयोग का है, यह समय शांति का है, यह समय विकास का है, तो निश्चित रूप से दुनिया ज़रूर इस बात को सोचती है। एक बार पंडित नेहरू जी ने कहा था कि यूरोप की समस्याएं तक सीमित नहीं हैं, वो दुनिया की समस्याएं क्यों बन जाती हैं। और अगर बाकी विकासशील जो देश हैं उनकी समस्याएं सिर्फ उन्हीं की समस्याएं रहती हैं, तो हमने यूक्रेन और रूस के दरमियान जो युद्ध है उसको हमने देखा। और भारत के विदेश मंत्री श्री जयशंकर जी ने जिस तरह से दुनिया के सामने भारत का पक्ष रखा और भारत की चाहे वो गुटनिरपेक्षता की नीति हो, तो हमें ये बात निश्चित रूप से माननी पड़ेगी कि न सिर्फ देश में बल्कि विदेश में प्रधानमंत्री का पद निश्चित रूप से गरिमा का पद रहा है। तो संसद के अंदर वो अपने दल का सर्वप्रमुख व्यक्ति होता है, वो लोकप्रिय सदन अर्थात लोकसभा का भी नेता होता है। हाँ, अगर वो राज्यसभा का सदस्य है तो बात अलग हो सकती है। अगर संवैधानिक आधार का विश्लेषण करें तो स्पष्ट हो जाता है कि प्रधानमंत्री देश का वास्तविक प्रधान होता है, जबकि राष्ट्रपति संवैधानिक। दूसरे शब्दों में प्रधानमंत्री शासन या सरकार का प्रमुख है तो राष्ट्रपति देश का। संविधान के अनुच्छेद 53 में यह प्रावधान है कि संघ की समस्त कार्यपालिका शक्तियां राष्ट्रपति में निहित हैं, जबकि अनुच्छेद 74 कहता है कि प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में एक मंत्रि परिषद होगी। ये राष्ट्रपति को सलाह और सहायता देगी। राष्ट्रपति इसी की सहायता से अपने समस्त कार्य करेंगे। तो अगर हम व्यवहारिक तौर पर देखें और संवैधानिक तौर पर देखें तो संवैधानिक तौर पर सारी शक्तियां भारत में भी राष्ट्रपति में निहित हैं, कार्यपालिका शक्तियों की अगर हम बात करी जाए तो। और लेकिन उनका प्रयोग जो है वो प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में मंत्रिपरिषद करती है, और जो निर्णय प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में मंत्रिपरिषद लेती है राष्ट्रपति उसी के अनुसार कार्य करते हैं। तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति भी राष्ट्रपति करते हैं। आम चुनाव के पश्चात बहुमत प्राप्त दल के नेता को राष्ट्रपति जो है वो प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त करते हैं।
लेकिन अगर किसी को स्पष्ट बहुमत प्राप्त ना हो, किसी भी दल को, भारत एक बहुदलीय व्यवस्था है, तो ऐसे में अक्सर ऐसी स्थिति उत्पन्न हुई है कि किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत प्राप्त नहीं हुआ है। ऐसे में राष्ट्रपति अपने विवेक का प्रयोग करते रहे हैं। तो देखा जाए तो पहले राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करते हैं और प्रधानमंत्री की सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करते हैं। ध्यान रखें कि मंत्रीगण तभी तक पदासीन रह सकते हैं जब तक उन्हें राष्ट्रपति की सहमति प्राप्त हो। मंत्रियों को पद एवं गोपनीयता की शपथ राष्ट्रपति दिलाते हैं। यह मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है और इसे ही सामूहिक उत्तरदायित्व का सिद्धांत कहते हैं, जिसमें एक सबके लिए और सब एक के लिए जिम्मेदार होते हैं। संसदात्मक शासन व्यवस्था का एक खूबसूरत, बेहद खूबसूरत पक्ष है सामूहिक उत्तरदायित्व, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी। और अगर हम इस सिद्धांत को समझने का प्रयास करें तो एक साधारण उदाहरण से हम इसे समझ सकते हैं कि मान लीजिए रक्षा मंत्री हैं, उनके नियंत्रण में रक्षा मंत्रालय कार्य कर रहा होता है, उनके निर्देशन में, और अगर कोई घटनाक्रम होता है उनके क्षेत्र से संबंधित, तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ वही जिम्मेदार हैं, वही जवाबदेह हैं। पूरी सरकार जवाबदेह, हर मंत्री जवाबदेह है, भले ही उसका वो विभाग हो या ना हो। भले ही कोई गलती मंत्री ने की हो, प्रधानमंत्री सहित जो मंत्री परिषद है वो उस गलती के लिए जवाबदेह है, जिम्मेदार है। इसे ही सामूहिक जो उत्तरदायित्व का सिद्धांत कहते हैं, थ्योरी ऑफ कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी कहते हैं। और देखा जाए तो संसदात्मक शासन व्यवस्था का एक ये महत्वपूर्ण पक्ष है। एक और बात महत्वपूर्ण है कि मंत्रियों के वेतन आदि का जो निर्धारण है वो संसद करती है। इसके अतिरिक्त कोई भी संसद का सदस्य बने बिना भी कोई भी व्यक्ति मंत्री बना रह सकता है, किंतु भारत में जो संवैधानिक व्यवस्था है वो ये है कि 6 माह के भीतर उन्हें किसी सदन का सदस्य अवश्य बनना होगा। आपने एक मूवी देखी होगी जिसमें अनिल कपूर हैं, एक 24 घंटे एक दिन के मुख्यमंत्री बनते हैं और नायक नाम है इस मूवी का। तो उसमें ऐसी स्थितियां पैदा हो जाती हैं कि एक दिन एक व्यक्ति को, एक साधारण से पत्रकार होते हैं की भूमिका में, और जाकर मुख्यमंत्री के पद पर पहुंच जाते हैं। तो उसमें एक दृश्य है जिसमें ये दिखाया गया है कि कैसे संविधान विशेषज्ञ, विधि विशेषज्ञ चर्चा करते हैं कि अगर किसी को मुख्यमंत्री बनाना हो एक दिन का, तो क्या इसका संविधान में प्रावधान है। तो निश्चित रूप से भारतीय संविधान में ऐसा प्रावधान है कि भले ही किसी ने चुनाव में भाग लिया हो या न लिया हो, किसी भी व्यक्ति को मंत्री, मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री बनाया जा सकता है। शर्त यही है कि 6 माह के भीतर उसे किसी न किसी सदन का सदस्य अवश्य होना पड़ेगा। तो इतना समझने के बाद हम आगे बढ़ते हैं और एक बात और समझने का प्रयास करते हैं कि भारत में आखिर संसदात्मक व्यवस्था क्यों अपनाई गई थी, क्या वजहें थी। थोड़ी सी रोशनी इस पर भी डालते हैं, इस विषय पर। भारतीय संविधान निर्माताओं ने जिस शासन प्रणाली की कल्पना की थी भारत के लिए, वो बड़ी सीमा तक ब्रिटिश मॉडल से मिलती जुलती है। हालांकि कुछ सदस्य जो थे संविधान सभा में, वे अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था के पक्ष में थे। उनको लगता था कि इसमें स्थिरता होती है। उन्होंने अमेरिका की सफलता को देखा था, अमेरिका की राज्य व्यवस्था से वो काफ़ी प्रभावित थे। लेकिन संविधान सभा में अनेक ऐसे सदस्य थे जो चाहते थे कि भारत भी एक संसदात्मक शासन व्यवस्था हो। इसमें अगर नाम लिया जाए तो कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी या के मुंशी जी का नाम आता है, और उन्हीं का सुझाव स्वीकार कर लिया गया था कि भारत में जो शासन का ढांचा हो वो ब्रिटिश मॉडल पर आधारित हो। सरदार पटेल का भी इसमें जिक्र किया जाना बहुत महत्वपूर्ण है कि सरदार पटेल भी संसदात्मक शासन व्यवस्था को सही मानते थे भारत के लिए, और इसके पीछे उनका ये तर्क था कि इसका आंशिक प्रयोग पहले से भी होता आ रहा है। तो संसदात्मक शासन व्यवस्था के पीछे अगर देखा जाए भारत में, तो कई दशकों का वो शासन था, वो औपनिवेशिक शासन ज़रूर था, लेकिन अनेक संस्थाएं जो थीं संसदात्मक प्रकृति की, उनका विकास इसी दौर में हुआ था। और हम देखें तो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में हम इस विकास की शुरुआत पाते हैं। लेकिन
अनेक विद्वान ऐसा मानते हैं कि ऐसा नहीं है कि भारत में जो संसदीय जो संस्थाएं हैं, जो लोकतांत्रिक संस्थाएं हैं, उनका विकास अंग्रेज़ों के दौर में ही भारत में हुआ। ऐसा बिल्कुल नहीं है। सभा और समिति का जिक्र आता है वैदिक काल में, और इस तरह से अनेक ऐसे ऐतिहासिक उदाहरण मौजूद हैं जिससे ये स्पष्ट होता है कि भारत में जो संसदीय संस्थाएं हैं, भारत में जो लोकतांत्रिक संस्थाएं हैं, वो प्राचीन काल से ही उनका वो रही हैं वजूद में। हाँ, एक बात हमें स्पष्ट रूप से समझ लेनी चाहिए, और इसको बहुत से राजनीति जो शास्त्री हैं, जो राजनीति वैज्ञानिक हैं, वो ये मानते हैं कि हमें इस बात से बचना चाहिए कि अगर हम आधुनिक पश्चिमी जो राजनीतिक संस्थाएं हैं उनसे तुलना करें कि भारत में प्राचीन काल से ही वैसी संस्थाएं मौजूद रही हैं, तो ये निश्चित रूप से उचित नहीं होगा। भारत की जो संस्थाएं रही हैं, उनकी प्रकृति, उनका स्वरूप भारतीय परिस्थितियों में और उस समय की परिस्थितियों में अलग रहा है। हूबहू वैसा कहना ठीक नहीं है, लेकिन इतना ज़रूर है कि जिस रूप में हम लोकतंत्र को समझते हैं, उसका जो आधार है, वो निश्चित रूप से भारत में किसी न किसी प्रकार से मौजूद रहा है। तो ये कहना कि इस रेगुलेटिंग एक्ट के पश्चात या औपनिवेशिक शासन में भारत में संस्थात्मक शासन का विकास हुआ, बिल्कुल सही बात है, लेकिन सिर्फ इसी काल में नहीं हुआ, बल्कि प्राचीन काल से, वैदिक काल से भी भारत में इस तरह की संस्थाएं अस्तित्व में रही हैं। यही वजह है कि संविधान सभा में यही निष्कर्ष निकला अनेक चर्चा परिचर्चा के पश्चात की संस्थात्मक शासन व्यवस्था ही भारत के लिए उचित होगी। तो मित्रों, इतना समझने के बाद अब हम उस राजनीति की चर्चा करते हैं, उन परिस्थितियों की चर्चा करते हैं भारत में जिसमें प्रधानमंत्री के पद पर व्यक्ति का, उम्मीदवार का चयन हुआ है। कौन कौन सी ऐसी प्रमुख बातें रही हैं, थोड़ी सी रोशनी, थोड़ा सा उसको भी समझने का प्रयास करते हैं, उस विषय को भी समझने का प्रयास करते हैं। तो आज़ादी के बाद के राजनीतिक इतिहास का यह विशाल पहलू रहा है, एक दिलचस्प पहलू रहा है कि संवैधानिक रूप से तो अगर देखा जाए तो राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करते हैं, लेकिन अगर देखा जाए तो इसमें ये राष्ट्रपति जो हैं वो लोकसभा की इच्छा का ही क्रियान्वयन करते हैं और बहुमत प्राप्त दल के नेता को प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त करते हैं। लेकिन अगर किसी दल को स्पष्ट बहुमत प्राप्त ना हो तो ऐसे में वो अपने विवेक का प्रयोग करते हैं। सन 1979 में प्रधानमंत्री की नियुक्ति में राष्ट्रपति ने अपने विवेक का प्रयोग किया था। इसी प्रकार 1989, 1991 और 1996 यानी कि 1989, 1991 व 1996 में राष्ट्रपति ने अपने विवेक का प्रयोग किया और क्रमशः श्री राजीव गांधी, श्री पीवी नरसिम्हा राव व श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी को प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त किया। राष्ट्रपति के प्रधानमंत्री नियुक्त करने के इस विवेकाधिकार को डॉक्टर अंबेडकर ने उनका विशेषाधिकार माना था। तो इस तरह से स्थितियां रही हैं। तो अगर देखा जाए तो देश के सबसे पहले जो प्रधानमंत्री थे श्री पंडित जवाहरलाल नेहरू, तो वो गांधी जी की पसंद थे। ऐसा माना जाता है कि सरदार पटेल प्रधानमंत्री पद के एक योग्य उम्मीदवार थे, लेकिन गांधी जी की इच्छा ये थी कि पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री बने। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के पश्चात 1946 में पंडित नेहरू कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे और उस समय 15 में से 12 जो प्रांतीय कांग्रेस समितियां थीं, जो प्रोविंशियल कांग्रेस कमिटीज़ थीं, इनको पार्टी के अध्यक्ष के रूप में सरदार पटेल का ही इन्होंने मनोनयन किया था। अर्थात 15 में से 12 प्रांतीय कांग्रेस समितियों ने कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष के तौर पर सरदार पटेल का ही मनोनयन किया था। पर गांधी जी की इच्छा, प्रबल इच्छा का सम्मान करते हुए सरदार पटेल और आचार्य कृपलानी जो थे, उन्होंने अपना नाम वापस ले लिया था और इस तरह से पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के पहले प्रधानमंत्री बने। पंडित जवाहरलाल नेहरू का जब निधन हो गया तो उसके पश्चात गुलजारी लाल नंदा ने इस पद को संभाला, लेकिन वो बहुत ही कम समय के लिए पीएम बने थे। नंदा जी भले ही वरिष्ठतम सदस्य रहे हों उस समय, पर उन्हें कम समर्थन प्राप्त था और
ऐसे में इंदिरा जी जो थी वो अपने पिता के निधन के शोक में डूबी हुई थी, और इसी समय जो उस कांग्रेस के उस समय के अध्यक्ष थे कामराज जी, और वो इस बात में सफल रहे कि श्री लाल बहादुर शास्त्री जी को प्रधानमंत्री बनाया जाए। तो वो फाइनली प्रधानमंत्री शास्त्री जी को प्रधानमंत्री बनवाने में सफल रहे। दुर्भाग्य था ये देश का कि इतने महान नेता की बहुत ही कम समय के लिए वो रहे प्रधानमंत्री, और असमय उनका निधन हो गया। और देखते हैं कि इसके आगे की घटनाक्रम क्या हुआ। तो इसमें उस समय के जो अध्यक्ष कांग्रेस के थे कामराज जी, इंदिरा गांधी जी के पक्ष में थे, लेकिन मोरारजी देसाई अटल थे अपने सोच में, अपने उद्देश्य में, इस दौड़ में। तो इंदिरा जी को अध्यक्ष कामराज के अलावा कांग्रेस कार्य समिति, राज्यों के मुख्यमंत्री और जो सिंडिकेट्स थे उन सभी का समर्थन प्राप्त था। तो जब इंदिरा जी का समर्थन इतना व्यापक था तो निश्चित रूप से ये तय था कि मोरारजी देसाई जो हैं वो इस दौड़ में लंबा नहीं जा पाएंगे। और फाइनली हुआ भी यही कि जब मतगणना हुई मतदान के पश्चात, तो इंदिरा जी को 356 वोट मिले और मोरारजी देसाई को सिर्फ 163, और इस तरह से इंदिरा गांधी देश की प्रधानमंत्री बनती हैं। आगे चलकर देखा जाए तो आपातकाल के पश्चात छठी लोकसभा का जो चुनाव था, तो लोकसभा चुनाव से पहले 4 गैर कांग्रेसी दलों ने संयुक्त रूप से जनता पार्टी का गठन किया था, जहां मोरारजी देसाई इस नए दल के अध्यक्ष बने तो चरण सिंह उपाध्यक्ष। इसी बीच जगजीवन राम ने कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी नामक दल की स्थापना की थी। इन दोनों दलों ने एक ही चुनाव चिन्ह पर चुनाव लड़ा, और जब जीत हुई तो जीत के बाद मोरारजी देसाई, चरण सिंह और जगजीवन राम तीनों इतने लोकप्रिय नेता थे कि तीनों ही प्रधानमंत्री बन सकते थे। तो ऐसे में कठिन स्थिति पैदा हुई कि कौन प्रधानमंत्री होगा। कठिन स्थिति से उबारने के लिए प्रयास भी शुरू हुए। चरण सिंह किसानों के नेता थे और जगजीवन राम जो थे समाजवादी रुझान वाले नेता थे, युवा तुर्क के तौर पर जाने जाते थे। बाद में मोरारजी देसाई के पक्ष में सहमति बनी और उन्हें बहुमत दल का नेता घोषित किया गया, और फिर इसके बाद वो देश के प्रधानमंत्री बनते हैं। जब 1984 में श्रीमती गांधी जी का निधन हुआ, वो नहीं रहीं, तो तत्कालीन राष्ट्रपति जैल सिंह ने राजीव गांधी जी को प्रधानमंत्री पद पर मनोनीत किया। बाद में संसदीय दल ने उनके इस निर्णय की पुष्टि भी की। नवीं लोकसभा के निर्वाचन में किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत प्राप्त नहीं हुआ था। हालांकि कांग्रेस को सबसे बड़े दल के रूप में 193 सीटें मिली थीं, और इसके बाद श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह नेता निर्वाचित हुए और तत्कालीन राष्ट्रपति वेंकटरमन जी ने उन्हें राष्ट्रीय मोर्चे की सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया। लेकिन उस समय के एक प्रसिद्ध नेता चंद्रशेखर जी इससे असंतुष्ट थे, और फाइनली राजीव गांधी जी और इनका के समर्थन से अपने 58 समर्थकों की मदद से श्री चंद्रशेखर प्रधानमंत्री पद पर आसीन हुए। 1991 में दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से श्री राजीव गांधी जी की हत्या हुई, और इसके बाद पीवी नरसिम्हा राव देश के प्रधानमंत्री बने। 16 मई 1996 को श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री बने। बड़ा ही ऐतिहासिक घटनाक्रम था ये। वो हालांकि सबसे बड़े दल के नेता थे, लेकिन उनके पास पर्याप्त बहुमत नहीं था, और इस परिणाम स्वरूप 28 मई 1996 को महज 13 दिनों में उन्होंने पद त्याग कर दिया, जब उन्हें विश्वास मत पर बहुमत का समर्थन हासिल नहीं हुआ। इसके बाद श्री HD देवेगौड़ा और श्री इंद्र कुमार गुजराल प्रधानमंत्री बनते हैं। 1998 में 12वीं लोकसभा के चुनाव के बाद श्री अटल बिहारी वाजपेयी फिर से प्रधानमंत्री बनते हैं देश के। और इस दौर में अगर देखा जाए तो बड़े बड़े 2 गठबंधन अस्तित्व में आते हैं, UPA और NDA, और ये प्रतिस्पर्धा में थे, सत्ता की दौड़ में थे। 14वीं लोकसभा चुनाव के बाद डॉक्टर मनमोहन सिंह देश के प्रधानमंत्री बनते हैं।
वो लगातार 2 बार प्रधानमंत्री रहे, 2004 से 2009 के बीच और फिर 2009 से 2014 के बीच। 2014 में 9 चरणों में लोकसभा के चुनाव संपन्न हुए। कहा जाता है कि ये दुनिया के सबसे बड़े चुनाव थे। न्यूयॉर्क टाइम्स जैसे अखबारों ने भी अपने इन चुनावों पर संपादकीय लिखे थे और देश का ही नहीं बल्कि दुनिया का ध्यान इतने बड़े लोकतांत्रिक आयोजन में लगा हुआ था। और लगभग 82 करोड़ जो मतदाता थे उनको मतदान करना था। तो आप सहज अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बड़े बड़े देशों की जनसंख्या पूरी इतनी नहीं है जितने भारत में मतदाता थे 2014 में, और 9 चरणों में ये चुनाव हुए थे। तो 16वीं लोकसभा के चुनाव एनडीए के पक्ष में रहे। बीजेपी ने 282 सीटें जीती और एनडीए के पास कुल 336 सीटें आईं। 1984 के बाद ये पहली बार ऐसा हुआ था कि किसी एक दल ने महज अपनी दम पर सरकार गठन करने की स्थिति प्राप्त की हो, अर्थात पूर्ण बहुमत प्राप्त किया हो। ये महत्वपूर्ण पक्ष है कि 1984 के बाद की अगर हम राजनीतिक घटनाक्रम पर नज़र दौड़ाएं तो हमें पता चलता है कि बाद का समय बहुत उथल पुथल रहा है, राजनीतिक तौर पर बहुत अस्थिर दौर रहा है और इसका अच्छा खासा खामियाजा, इसका अच्छा खासा नुकसान देश को उठाना पड़ा। लेकिन 2014 में जो चुनाव हुए उन चुनावों में स्पष्ट बहुमत लेकर एनडीए की अगुवाई करने वाली बीजेपी ने सरकार बनाई। प्रधानमंत्री के पद पर श्री नरेंद्र मोदी जी की नियुक्ति हुई। और एक और बात यहाँ पर मैं कहना चाहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी की जो स्थापना है वो 6 अप्रैल 1980 को हुई थी और 1980 में स्थापित ये पार्टी 2014 में पूर्ण बहुमत से केंद्र में सरकार बनाने में सफल रही। यह इस पार्टी की बहुत बड़ी उपलब्धि मानी जा सकती है। तो ये स्थिति 2014 में उभर कर आई। फिर चुनाव होते हैं 2019 में। 2019 के चुनाव में देश के लोकप्रिय नेता श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भाजपा पुनः सत्ता में आई और अब 2024 के जो चुनाव हैं उनका इंतज़ार है। और 2024 के चुनाव जो हैं वो मार्च से अब मई के बीच कभी भी हो सकते हैं और एक बड़ा लोकतंत्र का आयोजन होगा। भारत के करोड़ों मतदाता अपनी सरकार चुनेंगे। निश्चित रूप से 2014 के बाद केंद्र और राज्यों में चुनाव जीतने का जो सिलसिला बीजेपी ने शुरू किया है वो एक तरह से देखा जाए तो रजनी कोठारी के उस मत का समर्थन करता है जिसमें वो मानते हैं कि भारतीय राज्य व्यवस्था का एक महत्वपूर्ण पहलू एक दल प्रभुत्व रहा है और इसे वो कांग्रेस प्रणाली के तौर पर कहते हैं। जब क्योंकि जिस समय उन्होंने अध्ययन किया, जिस समय उन्होंने रिसर्च की, संरचनात्मक प्रकार्यात्मक विश्लेषण किया भारतीय राज्य व्यवस्था के अनेक पहलुओं का, तो दलीय व्यवस्था को उन्होंने एक दल प्रधान बताया। और ये सही भी है कि शुरुआती दौर में देखा जाए तो कांग्रेस का महत्व था, कांग्रेस का प्रभाव था और ठीक वैसे ही हम युग में फिर से प्रवेश कर चुके हैं। तो एक विद्यार्थी के तौर पर, राज्य व्यवस्था के विद्यार्थी के तौर पर अगर हम देखें तो 2014 के बाद ख़ासतौर पर देखें तो भारतीय जनता पार्टी का एक दल के रूप में देश की राजनीति में जैसे उभार हुआ है तो वो उसी युग का स्मरण कराता है। तो एक दल प्रभुत्व जो है इस देश की राज्य व्यवस्था का महत्वपूर्ण पहलू है और ये रजनी कोठारी जी ने जो बात कही वो सिद्ध हो जाती है। तो देश में यूं ही चुनाव होते रहेंगे और प्रधानमंत्री देश में आएंगे और देश को आगे बढ़ाएंगे, देश प्रगति करेगा। और हमने पीछे भी अतीत में भी देखा है कि प्रधानमंत्री देश के एक नेता रहे हैं, हीरो रहे हैं हमारे, और हम जानते हैं कि हमें न सिर्फ सैद्धांतिक बल्कि उनके पद के महत्व का व्यवहारिक बोध भी है। तो उम्मीद है आपको ये जानकारी आपकी परीक्षाओं में लाभदायी सिद्ध होगी। आप प्रधानमंत्री के पद को लेकर आपका जो कंसेप्चुअलाइजेशन है उसमें ये मददगार साबित होगी। इसके अलावा भी आपके जहन में कोई सवाल उठता है तो आप ज़रूर अपने सवाल को उठा सकते हैं। हम प्रयास करेंगे कि आपके प्रश्न का जवाब दिया जाए उचित समय पर। धन्यवाद।